आज से स्टार्ट करना एक नया टॉपिक, नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी एंड फर्म वैल्यूएशन। राइट, तो इस चैप्टर के अंदर हमने सीखना क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखना क्या है। तो सबसे पहले तो हमने डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस लेने सीखना है। अब सर, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड क्या डिसीजंस लेना है? हमने ये डिसीजंस लेना है कि हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आपको रिटेन रख लेना चाहिए अपने अर्निंग्स को। अर्निंग को क्या रख लेना चाहिए? रिटेन रखना चाहिए। मतलब कि रिटेन रखोगे तो क्या होगा, अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट हो जाएगा, वो अपने बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। सो आपको डिसीजंस लेने हैं किस चीज़ से रिलेटेड, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर रिटेन अर्निंग है तो उसे हम हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट डिविडेंड पॉलिसीज मतलब कितना पैसा रिटेन रखे, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे हमारे जो टोटल प्राइस है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस डिविडेंड डिसीजन की वजह से ओवरऑल हमारे जो शेयर के प्राइस है, प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें ये निकालना सीखना है। करेक्ट, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हमने क्या सीखना है, डिसीजन लेना। ठीक है, कि कौन से टाइप की कंपनी ने डिविडेंड दे देना चाहिए और कौन से टाइप की कंपनी ने रिटेन रखना चाहिए। और इसकी वजह से हमारे प्राइस पर फ्लक्चुएशन होता है। जो मार्केट में भाव चल रहा है ना, जो कंपनी डिविडेंड देंगी उनका थोड़ा भाव अलग रहेगा, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती उनका भाव अलग रहेगा। मतलब डिविडेंड की वजह से भी मार्केट प्राइस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। करेक्ट, सो हमें ये प्राइस निकालना सीखना है। हमें क्या सीखना है, ये मार्केट प्राइस निकालना सीखना है डिविडेंड का, कि क्या मार्केट प्राइस है। करेक्ट, होप ये बात आप सभी को समझ में आ गई। हमें क्या सीखना है, मार्केट प्राइस निकालना सीखना है। राइट, क्या निकालना सीखना है, हमने मार्केट प्राइस निकालना सीखना है। आगे और बात करते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस निकालेंगे, बट इसके लिए दो अलग अलग हमारे पास क्या आए, कॉन्सेप्ट्स आए। दो अलग अलग ऑथर्स थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रखी है। एक थे हमारे वॉल्टर साहब और दूसरे थे हमारे गॉर्डन साहब। ठीक है, एक थे हमारे वॉल्टर साहब और दूसरे थे गॉर्डन साहब। दोनों ने अपने अपने कुछ अप्रोचेस बताए, अपनी सोच बताया, अपना वे बताया कि कैसे आप डिविडेंड पॉलिसी की मदद से मतलब डिसीजंस ले सकते हो और कैसे आप प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम डिविडेंड डिसीजंस के अंदर एक आपका वॉल्टर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, तो दूसरा हम लोग गॉर्डन मॉडल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। राइट, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गॉर्डन मॉडल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। राइट, तो हमारे पास दो मेन अप्रोच है, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। सो इसके अलावा फिर हमारे पास देखो फर्म वैल्यूएशन भी करना है। एक तो ठीक है, डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस लेना है, और उसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ और सीखना है, क्या, फर्म का वैल्यूएशन करना। ठीक है, फर्म मतलब हमारे ओवरऑल एंटिटी या हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, ये हम लोगों ने सीखना है, फर्म का वैल्यूएशन सीखना है। तो फर्म के वैल्यूएशन के लिए हमारे पास आए कौन, मोदिग्लानी एंड मिल्लर साहब। ठीक है, मोदिग्लानी एंड मिल्लर साहब। तो इन्होंने अप्रोच दिया, इन्होंने भी एक अप्रोच बताया कि हम कैसे किसी के फर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर ओवरऑल कितनी बातें सीखने वाले हैं। तो एक वॉल्टर मॉडल के बारे में, कैसे प्राइस निकाला जाएगा, दूसरा गॉर्डन मॉडल के बारे में, ठीक है, कैसे प्राइस निकाला जाएगा, और अप्रोच फर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। हालांकि अप्रोच के अंदर भी प्राइस निकालना पड़ेगा, लेकिन प्राइस के आगे भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल फर्म की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो वन बाय वन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड पहले वॉल्टर मॉडल से हम आगे बढ़ते हैं। राइट, पहले कौन से मॉडल की बात करते हैं आप लोग भी, मैं क्विक रिकैप करवा रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे बेटा हम लोग, लेकिन एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्टर मॉडल पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, वॉल्टर साहब के बारे में बात कर लेते हैं, फिर गॉर्डन साहब के बारे में बात कर लेंगे, फिर मोदिग्लानी एंड मिल्लर साहब के बारे में बात कर लेंगे, उनके अप्रोचेस की बात कर लेंगे, उनके फॉर्मूलेस की बात कर लेंगे, एंड देन फिर हम उसके बाद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। राइट, तो वॉल्टर साहब, मैं थ्योरेटिकल नहीं जा रहा हूँ, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, मार्केट प्राइस कैसे निकालना है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बताया, हाउ टू कंप्यूट मार्केट प्राइस एज पर द प्रोफेसर वॉल्टर।
ठीक है। वॉल्टर के हिसाब से आप मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? तो देखो इनका कहना था कि हम जो डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल आपके शेयर का भाव क्या चल रहा है। क्या किया हमने? डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इससे क्या पता चल जाएगा? मार्केट में भाव क्या चल रहा है। सर ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन रुकिए, इनका कुछ और भी अजम्पशन था। ये तो ठीक है, ये तो मार्केट प्राइस रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है? जो पैसा कमा रहे हो, ग्रोथ भी तो होती है हर साल। प्राइस में ग्रोथ नहीं होती क्या? होती है ना। तो फिर जो ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ कैसे होंगी आपकी? तो अब ग्रोथ या यहां से क्या निकल गया आपका? करंट मार्केट प्राइस। और करंट मार्केट प्राइस में क्या जोड़ना है आपने? ग्रोथ को जोड़ना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ के साथ आपका मार्केट प्राइस क्या होता है। अब ग्रोथ कैसे निकलेगा? तो आर मतलब होता है जितना आपने जिस रेट से आप कमाते हो, रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाइड कर देंगे अर्निंग से। अर्निंग मतलब जितना पैसा आपने कमाया। लेकिन देखो जितना कमाते हैं जरूरी नहीं होता कि पूरा हमारे पास री इन्वेस्ट हो जाता है। जितना अर्न करते हैं उसमें से कुछ पैसा अगर हमने डिविडेंड बांट दिया, जितना हम कमाते अगर उसमें से हमने कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पर बांट दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? कुछ तो भी सेविंग बच जाएंगी, और वो सेविंग री इन्वेस्ट होंगी, राइट। वो सेविंग या ई माइनस डी करोगे, मतलब कमाई में से डिविडेंड जो पेड किया हटा दो, तो क्या पता चल जाएगा? सेविंग। और जितना सेविंग हुआ उसको आर से मल्टीप्लाइड करो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? कितना रिटर्न है। और ये जो रिटर्न निकला ना आपको, उसको डिवाइड कर दो के ई से, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कि तो हमको ओवरऑल उसकी ग्रॉस वैल्यू पता चल जाएंगे। एंड तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, डिस्काउंटेड कर दो, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएंगी। इन सब की क्या भी आ जाएंगे? आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप क्या करोगे? मार्केट प्राइस ऑफ वॉल्टर निकालते समय यूज करोगे। अच्छा, इसी को ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखो दोनों के बेस में के ई कॉमन है, तो मैं दोनों का बेस क्या कर सकता हूँ? सेम कर सकता हूँ, मतलब सीधा डिवाइडेड बाई के। ठीक है। डिविडेंड प्लस इन ब्रैकेट आर इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, यहां से क्या पता चल जाएगा आपका? ग्रोथ कितना हो रहा है और ये डिविडेंड कितना हो रहा है। तो ग्रोथ प्लस डिविडेंड को ऐड करोगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ वाले हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है। तो आप आइदर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे ये वाला कर लो, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज रेस्ट थिंग्स आर सेम, करेक्ट। अब चलो यहां पर एक एक करके मतलब समझते हैं। डी का मतलब यहां पर किस चीज से है? तो डी का मतलब यहां पर है डिविडेंड पर शेयर से। किससे है? डिविडेंड पर शेयर। और अगर डिविडेंड पर शेयर में ना हो तो डिविडेंड टोटल में भी लिख सकते हैं, इसलिए चलो मैं पर शेयर वर्ड को यहां से हटा देता हूं। डी पर शेयर में भी हो सकता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पर शेयर की है तो, और डी मतलब कि टोटल में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कैसी दी है। के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद ई का मतलब क्या होता है? अर्निंग, कितनी आप अर्न कर रहे हो। एंड उसके बाद अगेन फर्दर डी और के ई का तो मतलब जान चुके हैं। तो ये आप लोगों को क्या है, फॉर्मूलेस के अंदर जो वैल्यूज या फिर जो चीज़ों को निकालना है, ये उसके फुल फॉर्म्स है। डी का मतलब डिविडेंड, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ई का मतलब अर्निंग। चलिए, तो ये क्या हो गया आप लोगों का? वॉल्टर मॉडल के अंदर उन्होंने बस यही एक फॉर्मूला हमें बताया है, राइट। हमें क्या किया? ये एक फॉर्मूला उन्होंने हमें बताया है, करेक्ट। और जो एमपी हमने लिखा था, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब मेरी एक बात को ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। डिसीजन कैसे लेते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है या कौन सा रेट हमारे लिए अच्छा है? तो देखो, ऐसी कंपनी जिसका आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, जो कंपनी ज़्यादा कमाती है, रेट ऑफ रिटर्न इज हाइयर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसी कंपनी जिसका आर ज़्यादा है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। क्या बोलते हैं ऐसी कंपनी को? ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। आप जरा खुद लॉजिकल सोचो ना, जो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, जिसका मतलब मैं कमा 12% के हिसाब से रहा हूँ, मुझे खर्चा 10% का आ रहा है, इसका मतलब मैं 2% की ग्रोथ कर रहा हूँ ना।
तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, राइट? क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। अच्छा, सिचुएशन उल्टी हो जाए तो अगर आर लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो अब इसको ग्रोथ बोलेंगे क्या? नो। अब क्या बोलेंगे इसको? डिक्लाइन, क्योंकि अब ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है, अब तो डिक्लाइन हो रहा है। अब क्या बोलेंगे? डिक्लाइन ओरिएंटेड कंपनी। और अगर दोनों सेम निकल जाए तो आर इज इक्वल टू अगर के ई हो जाए तो इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों भी सेम हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंपनी बोलेंगे या नॉर्मल ओरिएंटेड कंपनी बोलेंगे। नॉर्मल ओरिएंटेड कंपनी मतलब कि ये ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ भी नहीं कर रही है, जो डिक्लाइन भी नहीं हो रही, जो कांस्टेंट है। इसी को आप क्या भी बोल सकते हो? कांस्टेंट भी बोल सकते हो, राइट? तो ये हमें आर और के ई का कंपेयर करके डिसीजन लेना होता है, कौन सी कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, कौन सी कंपनी नॉर्मल है। तो ये हम लोगों को डिसीजंस लेने होते हैं, राइट? चलिए, सो ये था बस इतना सा वाल्टर मॉडल के बारे में। बस फॉर्मूला याद रख लेना है वाल्टर मॉडल का। क्या होता है? दो अलग अलग तरीके से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको जो तरीका याद आ जाए अपने एग्जाम में वो करना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर लूंगा कि अगर आप लोगों के पास लाइक मतलब आपको ये फॉर्मूला अगर यूज करना है, डी प्लस ब्रैकेट में आर इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई ब्रैकेट क्लोज एंड द होल डिवाइडेड बाई के ई, सो बेटर है। अगर फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला यूज करना है, सर आंसर अलग आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा बुद्धि कंडीशन के अंदर। चलिए, तो ये किसके बारे में था? ठीक है, ये किसके बारे में था? ये था आप लोगों के वाल्टर मॉडल के बारे में, करेक्ट? चलिए, हम दूसरे बंदे के बारे में भी समझ लेते हैं पहले, ठीक है? और दूसरे पर्सन कौन थे? गॉर्डन। तो किसके बारे में भी समझ लेते हैं? गॉर्डन। और गॉर्डन को पढ़ने के बाद दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इजी है और स्टूडेंट लोगों को इजी चीज़ें ज़्यादा आसान लगती है ना, एज कम्पेयर टू टफ। स्टूडेंट लोगों को जो चीज़ जितनी आसान मिल जाए उनके लिए वो उतना अच्छा। तो गॉर्डन मॉडल की बात करते हैं। मैं दूसरे मॉडल की तरफ आ रहा हूं और दूसरा मॉडल कौन सा है हमारे पास? गॉर्डन मॉडल, ठीक है? अब गॉर्डन मॉडल के अंदर गॉर्डन साहब ने भी प्राइस बताया कि कैसे निकाला जाएगा। प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर का प्राइस कैसे फाइंड किया जाएगा? किसने बताया? गॉर्डन मॉडल ने बताया। मतलब कि हम कैसे अपने मार्केट को वैल्यूट करें, मार्केट में जो शेयर का भाव चल रहा है उसको कैसे वैल्यूट करें, ठीक है? तो अब इसके लिए भी इन्होंने फॉर्मूला बताया। इन्होंने बताया देखो भाई, हम जो रेट से डिविडेंड दे रहे हैं ना, ठीक है, डिविडेंड दे रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे? क्योंकि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो हमें ग्रोथ रेट पहले पता करना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा? देखो, ग्रोथ पता चलता है हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है? मतलब कि आर, हम आर निकालेंगे। आर मतलब क्या? रेट ऑफ रिटर्न से कमा रहे हैं, इनटू बी। अब सर बी का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कितना पैसा सेव कर रहे हैं। बी का मतलब किससे है? रिटेन्ड अर्निंग से। बी का मतलब किससे है? रिटेन्ड अर्निंग से है। और आर का मतलब किससे है? आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न से, रेट ऑफ रिटर्न। देखो, जो पैसा हम रिटेन मतलब बचा के रखते हैं उसको वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब वापस वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाएगा तो ग्रोथ होंगी, करेक्ट? तो हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? बी इंटू आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंटू आर। बी स्टैंड फॉर द रिटेन्ड अर्निंग, आर स्टैंड फॉर द रेट ऑफ रिटर्न, राइट? सो हम प्राइस ऑफ द शेयर कैसे निकालेंगे? जो भी हम डिविडेंड दे रहे हैं डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। यानी कि हम अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से ग्रोथ को हटा देते हैं तो हमें एक्चुअल पता चलता है कि हमारा ये एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है। वो तो ग्रोथ की वजह से आया था, तो ग्रोथ को ही अगर हटा दूं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। एंड डिविडेंड को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो अगेन हमें हमारा प्राइस पता चल जाएगा, करेक्ट? अच्छा, इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और अंदाज है, इसी को लिखने का एक और तरीका है। सर क्या तरीका है, कैसे लिख सकते हैं सर, जरा हमें ये भी बताना। यस, जरूर बतलाएंगे आपको ये बात भी। देखो, आप जितना अर्न कर रहे हो, अर्निंग, ई स्टैंड फॉर अर्निंग, उसको मल्टीप्लाइड कर दो 1 माइनस बी से। सर 1 माइनस बी का मतलब, 1 मतलब 100% और बी मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग। जैसे मान लो मैं 40% रिटेन्ड करता हूँ, रिटेन मतलब अपने पास जमा रखता हूँ, इसका मतलब मैं डिविडेंड कितना बांट देता हूँ। मैं अगर 100% कमा रहा हूँ, उसमें से 40% रिटेन रख लिया, रिटेन मतलब बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा हुआ 60% क्या होगा? आपका डिविडेंड बढ़ जाएगा।
तो 1 माइनस जो बी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 माइनस बी रिप्रेजेंटिंग टू द डिविडेंड पे आउट रेशियो। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो। तो उसे हम कैसे लिखते हैं? 1 माइनस बी से। 1 मतलब 100%, बी मतलब रिटेंड। अगर मैंने 100% में से फॉर एग्जांपल 70% रिटेंड रखा है, इसका मतलब मैं डिविडेंड कितना बांटता हूँ? 30%। और इसी को अगर हम ऐसा लिखे तो 1 माइनस 0.70, तो इसका मतलब क्या होगा? हम 1 में से 0.7 अगर रिटेन रखते हैं तो 0.30 क्या करते होंगे? डिविडेंड बांटते होंगे। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर डिविडेंड कैसे निकालना है? ये जो फॉर्मूला है आपका E इंटू 1 माइनस बी, तो इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्योंकि जब आप अर्निंग को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि आपका डिविडेंड कितना जा रहा है। तो ये डिविडेंड को निकालने के फॉर्मूले या तरीके हैं, राइट। चलो, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ, और ग्रोथ को क्या हम बी इंटू आर करके भी लिख सकते हैं। यस, के ई माइनस बी आर। बी आर मतलब रिटेन्ड अर्निंग इंटू रेट ऑफ रिटर्न, या इन शॉर्ट आपको अगर यहाँ ग्रोथ वर्ड यूज करना है तो ग्रोथ वर्ड यूज करना, बट ध्यान देना कि अलग से फिर आपको ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा एज अ वर्किंग नोट, राइट। एज अ वर्किंग नोट फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूले में अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालना है तो आप यहाँ पर ग्रोथ रेट का ग्रोथ रेट रहने दो। तो आपको इनमें से कोई भी एक वैल्यूज या कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। डन। चलो, तो अब यहाँ पर भी एक एक का मतलब समझा दिया जाए। यहाँ पर भी अगर मैं एक एक टर्म का मतलब समझाऊँ तो डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जी स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, राइट। चलिए, और इसके अलावा अगर मैं ये बी या फिर जी की बात करूं तो बी कैसे निकलता है? बी मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग। बी मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। बी का फुल फॉर्म क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। तो अब रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालोगे? तो एक काम करो, 1 में से डीपीआर माइनस कर दो। डीपीआर मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। 100% में से ये माइनस कर दो कि डिविडेंड कितना बांट रहे हो, तो क्या पता चल जाएगा? रिटेन्ड कितना रख रहे हो। क्या पता चल जाएगा? रिटेन्ड कितना रख रहे हो, आपको ये पता चल जाएगा। बस इतना ही है। किसके अंदर? गॉर्डन के अंदर। चलो, मैं वॉल्टर और गॉर्डन को एक बार जस्ट समझाते हुए नहीं, सिर्फ फॉर्मूले वाइज यहाँ पर लिखकर रिवाइज करवाता हूँ। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला था प्राइस निकालने का, डिविडेंड प्लस आर इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई एंड द होल डिवाइडेड बाई के ई। ये हो गया वॉल्टर के हिसाब से, करेक्ट। और गॉर्डन के हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से? गॉर्डन मॉडल के हिसाब से बात करूं तो प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास वॉल्टर एंड किसके? गॉर्डन के क्या आ गए? फॉर्मूलेज आ गए। इसका इस्तेमाल करके आप लोगों ने आगे क्या करना है? वैल्यू निकालना है। चलिए बढ़ते आगे, और लास्ट एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर चलेंगे हम कहाँ चलेंगे? फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस की तरफ। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। क्या है? मोदी-गिलानी, ठीक है। एंड मिलर अप्रोच, जिसको शॉर्ट में हम लोग MM अप्रोच या फिर MM मॉडल भी बोलते हैं। MM मॉडल या फिर इसको क्या भी बोला जाता है? MM अप्रोच। ठीक है, सो मोदी-गिलानी एंड जो मिलर अप्रोच है आपका, ठीक है, मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच है। तो इस अप्रोच के अंदर हम लोगों ने क्या सीखना है? अगेन इस अप्रोच के अंदर भी हम लोगों ने क्या निकालना सीखना है? प्राइस निकालना सीखना है कि भाव क्या चल रहा है। ठीक है, क्या भाव चल रहा है हमने वो सीखना है। तो प्राइस, करंट प्राइस कैसे निकलेगा यहाँ पर? ठीक है, तो देखो आपने कितना डिविडेंड दिया, ठीक है, आपने कितना डिविडेंड दिया प्लस मार्केट में एट द एंड भाव कितना चल रहा है, मतलब टोटल रियलाइज्ड वैल्यू पता चल जाएंगी। से मैं कहता हूं कि मुझे ना, मेरे पास HDFC का शेयर है। कौन सा कंपनी का शेयर है मेरे पास? HDFC कंपनी का शेयर है, और ये शेयर पर मुझे डिविडेंड मिला था।
मुझे क्या मिला था, डिविडेंड। कितने रुपए का डिविडेंड मिला था, से मैं कहता हूँ 15 रुपए का। और आज मार्केट में इस शेयर का भाव चल रहा है 2680 रुपए, 2680 रुपए। यानी कि मुझे एचडीएफसी से कुल मिलाकर फायदा कितने रुपए का मिल गया है, 2680 प्लस 15, मतलब कि दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे कुल मिलाकर 2695 रुपए का बेनिफिट मिल गया है क्या, करेक्ट। लेकिन ये जो भाव है ये तो 1 साल बाद होने वाला है, 1 साल बाद, या फिर एंड की वैल्यू है, ठीक है। ये P1 क्या है, एंड की वैल्यू। मैंने खरीदा तो पहले था ना, खरीदा तो पहले था, तो मुझे पुरानी वैल्यू निकालने की, पुरानी वैल्यू कितनी थी, P0 मतलब ओल्ड वैल्यू, तो इसलिए इसको मैं प्रेजेंट है मतलब डिस्काउंट कर दूंगा। कैसे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई करके। तो जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है। तो मेरा प्राइस P0 निकालने का तरीका क्या हो गया, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। ओके, ये तो हो गया प्राइस। यहां पर P0 का मतलब क्या है, यहां पर P0 का मतलब है प्राइस एट द बिगिनिंग, प्राइस एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में क्या प्राइस था उसे हम बोलते हैं प्राइस एट द बिगिनिंग। फिर D1 का मतलब क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड एट द एंड, एट द एंड आप कितना डिविडेंड देते हो। P1 का मतलब क्या है, प्राइस एट द एंड, आखिरी में प्राइस क्या चल रहा है। फिर KE का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। तो ये क्या पता चल गया आपको, ये क्या क्या वैल्यू से ये। अच्छा, ये तो पता चल गया भैया आपको P0 के बारे में, लेकिन हमें P0 नहीं ना, हमें तो मार्केट प्राइस अभी क्या भाव चल रहा है मुझे ये निकालना है, अभी मार्केट में क्या भाव चल रहा है मुझे वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यानी कि हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है P1, क्या फाइंड करना है, P1। तो P1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा और इसको भी इधर ट्रांसफर, तो बच जाएगा P1। तो चलिए P1 के लिए अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, P0 मतलब कि करंट मार्केट प्राइस इनटू 1 प्लस KE मतलब कि फ्यूचर ग्रोथ रेट, 1 साल बाद वैल्यू कितने होने वाली है, और प्लस उसमें डिविडेंड जोड़ देंगे, प्लस क्या जोड़ देंगे, डिविडेंड। तो आपको पता चल जाएगा आज प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। सो आप लोगों के पास P0 और P1 निकालने का फॉर्मूला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें। कौन सा, P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE ब्रैकेट क्लोज प्लस D1, राइट। तो हम लोग मार्केट प्राइस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूले का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो मार्केट प्राइस तो निकल जाएगा, लेकिन हमें फर्म की वैल्यू भी निकालना है। क्या निकालना है, फर्म की वैल्यू। तो फर्म की वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो फर्म की वैल्यू निकलेंगे पहले ये पता हो जाए कि फर्म के पास टोटल शेयर्स कितने हैं। और देखो जब MM अप्रोच का क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा, सवाल वाला आपको बोलेगा, क्वेश्चन वाला आपको बोलेगा कि आपको एडिशनल कैपिटल की जरूरत है। अच्छा, काय की जरूरत है, एडिशनल कैपिटल की। तो एडिशनल कैपिटल के लिए आपको एडिशनल शेयर्स बेचने पड़ेंगे मार्केट में। तो वो एडिशनल शेयर्स कैसे निकालोगे आप लोग, एडिशनल शेयर्स आर इशूड इन द मार्केट। आप एडिशनल शेयर जो इशूड कर रहे हो मार्केट में वो कैसे निकालोगे, एडिशनल शेयर्स इशूड इन द मार्केट कैसे निकालोगे। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। जो एडिशनल शेयर हम इशूड करने वाले कैसे डिनोट करते हैं, m से। तो आपको एडिशनल शेयर की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप अपने कंपनी के अंदर क्या करना चाहते हो, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, I से। इन्वेस्टमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, I से। सो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, I से, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, I से। तो इन्वेस्टमेंट तो पता चल गया भाई, मुझे लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट। कितना, लाख रुपए का मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अब ये लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, तो जो पैसा हम अर्न करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कुछ पैसा अर्न कर रखा है, लेकिन उस अर्निंग में से तो हमने क्या बांट दिया था, इस अर्निंग में से तो हमने क्या बांट दिया था, कुछ डिविडेंड बांट दिया था। तो जितना डिविडेंड बांट दिया था हटा दो, तो क्या पता चल जाएगा आपको कि आपके पास रिटेन्ड कितना रहता है। अर्निंग में से आप क्या माइनस कर दोगे, डिविडेंड माइनस कर दोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा रिटेन्ड रहता है। तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी
उसमें से माइनस कर दो आपका रिटेन्ड अर्निंग, जितना आपने बचा लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसों की अभी भी ज़रूरत है, राइट। और फिर उसको डिवाइड कर दो जो मार्केट भाव चल रहा है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि एम किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। तो न्यू, वो भी कौन से वाले शेयर, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से करना पड़ रहा है। आई किसको डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट को, आई किसको डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट को, राइट। और उसके अलावा आपका ई किसको डिनोट करता है, अर्निंग को, टोटल कितनी अर्निंग कर रहे हैं। और डी किसको डिनोट करता है, टोटल डिविडेंड को, कि आप टोटल कितना डिविडेंड बांट रहे हो। एंड P1 किसको डिनोट करता है, तो P1 डिनोट करता है आपका जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, राइट। चलिए, तो अभी तक के हम लोगों ने MM अप्रोच के अंदर, मतलब कि मोदी गिलानी एंड मिलर के अंदर हम लोगों ने प्राइस निकालने का फॉर्मूला देखा था, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने P0 का फॉर्मूला देखा था कि हमें करंट, P0 मतलब होता है आपका लास्ट प्राइस क्या, या प्राइस एट द बिगिनिंग क्या है, शुरुआत का प्राइस क्या चल रहा है। D1 स्टैंड फॉर द डिविडेंड, आप एट द एंड कितना पे करते हो। P1 मतलब कि प्राइस एट द एंड क्या चल रहा है, और KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, करेक्ट। अच्छा, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने P1 बनाया था, तो P1 को अपने जगह पर कांस्टेंट किया था, और ये 1 प्लस KE अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या कर देंगे, P0 इंटू 1 प्लस KE, ठीक है। और ये D1 भी जब इधर जाएगा तो इधर प्लस में, इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में, राइट। क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। इसके पहले शायद हम लोगों ने फॉर्मूले में आप प्लस कर दिया था, तो D1 इधर प्लस में इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड अगर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाना चाहिए, ये D1 हो जाना, माइनस में आना चाहिए आपका जो डिविडेंड पे कर रहे हो, करेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालने की कोशिश किया कि हमें नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, हाउ मच शेयर्स टू बी इशूड फॉर रेस एडिशनल फंड। एडिशनल फंड रेस करने के लिए हमें कितने नए नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। और एक बार आपको नए नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया तो अब आप आराम से अपने काय की भी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ फर्म, जिसे हम काय से डिनोट करेंगे, V से, वैल्यू ऑफ फर्म। तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलनी चाहिए, तो देखो पहले से आपके पास ना मार्केट में कुछ शेयर इशू किए गए होंगे। N स्टैंड फॉर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि आपने पहले से मार्केट में अपने कुछ शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। M मतलब कि न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। और N स्टैंड फॉर जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो आप पहले ही इशूड कर चुके हो। अच्छा, तो जब मैं N प्लस M करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल क्वांटिटी पता चल जाएंगे कि टोटल हमने कितने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करके रखे। क्या पता चल जाएगा, टोटल क्वांटिटी हमने मार्केट में कितने इशू कर रखे हैं। एंड जब ये टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, P1 से, P1 मतलब करंट मार्केट प्राइस से, तो हमें टोटल हमारे शेयर्स की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल हमारे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है ये पता चल जाएंगे, और इसमें से फिर हम हटा देंगे क्या, मुझे कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो मुझे जरूरत थी आई, मतलब जो भी मेरा XYZ अमाउंट था उतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसमें से तो इतना हम अर्न करके खुद ही ला लेते हैं। यानी बचा हुआ जो पैसा है वो मुझे उधार से लाना पड़ता होगा, उधार मतलब डेप्ट से। अगर मुझे 1 लाख की जरूरत है और 60,000 मैं खुद कमा रहा हूं, तो बचा हुआ 40,000 कहां से लाना पड़ेगा, उधार से, डेप्ट से। तो ये I माइनस E करता हूं ना, इन्वेस्टमेंट जितनी करनी थी मैंने, I का P1 का मतलब क्या था, प्राइस एट द एंड, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। और I का मतलब यहां पर किससे, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितने इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड E स्टैंड फॉर अर्निंग, कि आपने कितनी अर्निंग कर रखा है। तो आई में से ई को माइनस करते तो क्या पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि बाहर से कितना फंड रेज करना पड़ रहा है। ये तो मेरे टोटल शेयर्स की वैल्यू हो गई। टोटल शेयर्स की वैल्यू से अगर मैं क्या हटा दूं, डिबेंचर्स की वैल्यू या फिर बोरोविंग्स को या बाहर के पैसे को, तो पता चल जाएगा हमारे खुद के पैसे कितने हैं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसलिए 1 प्लस के से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। क्या पता चल जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ फर्म हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूलेस अप्लाई करना है। ओवरऑल 3 कॉन्सेप्ट है,
पहला है आप लोगों के पास वॉल्टर मॉडल, दूसरा है आपके पास गॉर्डन मॉडल और तीसरा है आपके पास एमएम मॉडल, राइट। तो 1 बाय 1 मैं तीनों फॉर्मूलेस को एक बार क्या कर देता हूं, रिकॉल कर देता हूं, राइट। तीनों फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बात किया वॉल्टर मॉडल की, किसकी, वॉल्टर मॉडल की। तो वॉल्टर मॉडल के अंदर हम लोग हमारा प्राइस निकालते हैं कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, हमारा P1, मार्केट में भाव क्या चल रहा है, हमारा प्राइस, ठीक है। तो प्राइस कैसे पता चलेगा कितना चल रहा है, तो हमने कितना डिविडेंड बांटा, डिविडेंड प्लस इसके साथ साथ हम हमारे बिजनेस के अंदर सिर्फ डिविडेंड नहीं, ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ जो हो रहा है, तो ग्रोथ का भी पैसा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे प्राइस को अफेक्ट करता है। तो अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ये ग्रोथ की वैल्यू है, ठीक है। तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा, आर मतलब होता है क्या रेट ऑफ रिटर्न से हम कमा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग, ठीक है। अर्निंग मतलब कितना कमाए, उसमें से माइनस कर देंगे डिविडेंड, कि देखो मैंने 1 लाख तो कमाया लेकिन उसमें से 70,000 तो डिविडेंड बांट दिया, यानी मेरे बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग सेविंग कितनी बची, 30,000 की। तो मैं बिजनेस में 30,000 ही वापस री इन्वेस्ट कर पाऊंगा और उस पर ये जो भी रेट ऑफ रिटर्न है इसके हिसाब से क्या कर लूंगा, कमा लूंगा। एंड देन इसको डिस्काउंट कर देंगे या इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय के, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू। एंड पूरे टर्म्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो हमें प्राइस पता चल जाएगा कौन से मॉडल के अंदर, वॉल्टर मॉडल के अंदर। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, अपना गॉर्डन मॉडल के बारे में, राइट। अगला हम लोगों ने क्या देखा, गॉर्डन मॉडल के बारे में। तो गॉर्डन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने किस तरीके से प्राइस निकालना सीखा या फॉर्मूला देखा। तो गॉर्डन मॉडल के अंदर हम लोगों ने देखा प्राइस कैसे निकलेगा। तो प्राइस निकलेगा D1 मतलब हम जो डिविडेंड एट द एंड देते हैं डिवाइडेड बाय के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वहां से हमने क्या हटा दिया था, ग्रोथ रेट को हटा दिया था, ठीक है। वैसे इसको लिखने के और भी अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, 2-3 तरीके और भी हो सकते हैं जो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली क्या किया था, आपके साथ डिस्कस किया था। और लास्ट आप लोगों के पास है MM, और एग्जाम में यही सबसे ज्यादा आने का चांस होता है, कौन सा, MM अप्रोच, ठीक है। रिमेंबर 16 मार्क में सबसे ज्यादा अगर कहीं से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो किससे पूछेगा, MM अप्रोच से पूछेगा, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच से आपको क्वेश्चन पूछेगा, राइट, क्योंकि ये वेटेज रखता है 16 मार्क का। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइस फाइंड करना है कि करंट में मार्केट में भाव क्या चल रहा है। तो P1 कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे प्राइस एट द बिगनिंग क्या था, पुराना भाव क्या चल रहा है, और पुराने भाव को हम क्या करेंगे, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 + KE से मल्टीप्लाइड करके। 1 मतलब 100%, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, उसी को हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, यानी हमारी फ्यूचर वैल्यू बता रहा है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, लेकिन उसमें से क्या हटा देना चाहिए, डिविडेंड। क्यों, क्योंकि अगर मुझे इस प्राइस में से अगर डिविडेंड पे करना है तो मैंने वो अमाउंट को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सो डिविडेंड हमने क्या करना है, माइनस करना है, जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, करंट मार्केट भाव क्या चल रहा है, हमारे शेयर्स का करंट में भाव क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, हमें पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें करंट मार्केट प्राइस पता चल गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। और दूसरे स्टेप पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने नए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करने चाहिए, हाउ मेनी न्यू नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी रिक्वायर्ड टू इशूड फॉर रेस एन एडिशनल फंड। जो एडिशनल फंड की हमें ज़रूरत है उसको रेस करने के लिए, वो पैसा लाने के लिए हमने कितने नए शेयर्स इशू करने चाहिए, हम वो निकालेंगे। न्यू शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स हमने इशूड करने चाहिए। अब ये नए शेयर्स कितने इशूड करने चाहिए कैसे पता चलेगा, आपको कितने पैसों की ज़रूरत थी, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, इसमें से हटा दो जितने पैसे आप खुद कमा सकते हो। मतलब आपको बाहर से ले रेस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपने पास सेव कर रहे हो। तो फिर आपकी रिटेन्ड अर्निंग कैसे पता चल जाएंगे, तो आप जितना कमाते हो टोटल अर्निंग, उसमें से माइनस कर दो टोटल डिविडेंड जो बांट चुके हो, तो क्या पता चल जाएगा, सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट से सेविंग माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से सेविंग को माइनस करेंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई आपको कितना पैसों की और ज़रूरत है, और उसे भी डिवाइड कर देंगे काई से, P1 से, जो आपने ये P1 निकाला होगा इस P1 से, मतलब करंट भाव क्या चल रहा है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड होने चाहिए। तो दूसरी बात पता चल गई। तो अब तीसरी बात की तरफ चलोगे, और तीसरी और आखिरी बात क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म। आपके पास पहले से कुछ शेयर्स क्या होंगे,
निकले हुए होंगे, मतलब कि पहले से आपने कुछ इशू किया है, और ये जो नए शेयर आप इशू कर रहे हो, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इशू करते हैं और उसका मार्केट में आज भाव क्या चल रहा है, मल्टीप्लाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा कि हमारे टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है। लेकिन इसमें से मुझे माइनस करना है बाहर वालों से कितना पैसा लाते हैं, तो वो कैसा पता चलेगा। देखो, हम आई मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसमें से मैं खुद कुछ कमाता हूँ, कंपनी खुद कमाती है। अगर डिविडेंड ना बांटे तो हम इतना पैसा तो अपने पास रख ही लेंगे ना, यानी कि हमें बचा कुचा सारा पैसा हम क्या करते हैं, बाहर से रेस करते हैं। तो ये हो गया ओनर का पैसा। इतना पोर्शन आपको क्या शो करता है, ओनर का फंड, ओनर ने कितने पैसे, इक्विटी शेयर के कितने पैसे हैं, और ये पोर्शन क्या शो करता है, डेप्ट। ठीक है, तो जब आप ओनर फंड में से डेप्ट के फंड को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा नेट इक्विटी। नेट इक्विटी मतलब ओनर का नेट पैसा कितना बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, एंड देन इसको भी अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, आज प्रेजेंट में हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है। करेक्ट, तो ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखना है। किसके अंदर याद रखना है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने याद रखना है एमएम मॉडल के अंदर। राइट, किसके अंदर याद रखना है, एमएम मॉडल के अंदर। ये तीन बातें याद रखना है। सबसे पहले प्राइस निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, और फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो आप लोगों का एमएम मॉडल भी क्या हो जाएगा, सॉल्व करके हो जाएगा। राइट, चलिए, तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ फॉर्मूले थे आपके। किस चीज से रिलेटेड ये फॉर्मूले थे, तो ये फॉर्मूले थे आप लोगों के डिविडेंड पॉलिसीज एंड फर्म वैल्यूएशंस को लेकर। राइट, चलिए, अब मैं कुछ सवाल के साथ आगे बढ़ूंगा, कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, सो हम लोग एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। राइट, पूरे जो हम लोगों ने वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड एमएम अप्रोच, तीनों जो क्वेश्चन फॉर्मूलेज हमने गो थ्रू किया है। नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम इन क्वेश्चंस के, ठीक है, कैसे जवाब देने हैं, कैसे सॉल्यूशंस करने हैं, हम उसकी बात करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द थ्री कंपनी। तीन कंपनी है, ए, बी और सी, ऐसे तीन अलग अलग कंपनी। तो ठीक है, वैल्यूएशन भी तीनों कंपनी का अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक, मैं कोई एक कंपनी का सिखाता हूं, ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो बाकी दो कंपनी का आप लोग एज अ होमवर्क के तौर पे करोगे। चलिए, तो मैं बात पहले किसके लिए कर लूं, कंपनी ए की मैं बात कर रहा हूं। आपको आर दिया हुआ है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंपनी ए के लिए। ठीक है, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, कंपनी ए के लिए। और आपको कंपनी ए के लिए क्या दिया हुआ है, कंपनी ए के लिए आप लोगों को आर दिया हुआ है। ठीक है, राइट, क्या दिया हुआ है, आर आप लोगों को दिया हुआ है। आर मीन्स आपको कंपनी ए के लिए गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आर। आर मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न, कि ये जो अपने पैसे को वापस री इन्वेस्ट करते तो कितना कमा लेते, 15%, कितना, 15%। तो आपको R इज इक्वल टू पता चल गया 15%। उसके अलावा आप लोगों को और क्या दिया हुआ है, R के अलावा KE दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यानी कि ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। देख के ही समझ में आ रहा है कंपनी कैसी है, ग्रोथ ओरिएंटेड। सर कैसे पता आपको ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसका रिटर्न ज़्यादा है और जिसकी कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियस है ना, वो कंपनी तो ग्रोथ ही करेंगी। जो कमाती ज़्यादा और खर्चा कम होता है तो ऐसी कंपनी का तो ग्रोथ होना तय है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। सर कुछ करना है कि ग्रोथ ओरिएंटेड का, नहीं, वो सिर्फ नॉलेज के लिए था। सॉल्यूशन में तो हमको सिर्फ फार्मूला यूज करना है और फार्मूले के हिसाब से चलना है। राइट, चलिए, अगली चीज क्या दी रखी है आपको गिवन में, आप लोगों को गिवन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, कितना परसेंट का, 10% का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है कितना परसेंट का, 10% का। और आपको ई दे रखा है, ई मतलब अर्निंग पर शेयर, ई मतलब अर्निंग पर शेयर। 8 रुपए आप लोगों को क्या दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है। करेक्ट, और आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं। फिर आगे तो बी कंपनी के लिए भी इंफॉर्मेशन सेम दे रखी है, सी के लिए भी दे रखी है। तो मैं पहले पूरा ए सॉल्व कर देता हूं, फिर बी करना पड़ेगा, फिर सी करना पड़ेगा। राइट, चलो हम आगे बात करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू मतलब प्राइस निकालना है आपको, किसकी, इक्विटी शेयर की, यानी प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है। ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनी, ये जो तीनों भी कंपनी, तीनों का भी। अप्लाइंग द वॉल्टर्स फॉर्मूले, किसके मदद से, वॉल्टर्स मॉडल की मदद से। और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है आपको, वो भी तीन अलग अलग सिचुएशन में आपको निकालना है। ओहो, मतलब तीन
3 सिचुएशन मतलब 9 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाप रे, कोई बात नहीं, मार्क्स भी तो ऐसे है, ठीक है, मार्क्स भी तो 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, राइट। चलो, तो आप लोगों को जो डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है वो 3 अलग अलग कंडीशन में दिया हुआ है। बोलता है पहली बार डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या अज्यूम करके सॉल्व करो, तो वो बोलता है पहले 25% से करना, फिर बोलता है दूसरा कौन सा करना, तो बोलता है 50% से करना, और तीसरा बार डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना अज्यूम करना, 75% अज्यूम करना। और ऐसा आप लोगों ने 25, 50, 75 इन 3 बार डिविडेंड पे आउट रेशियो का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन करना है। और बोलता है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, और आखिरी में आपको कंक्लूजन भी बताना है, राइट। चलिए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई ना। अभी हम पूरी बात सिर्फ और सिर्फ कंपनी ए के लिए कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो अब मैं इसके अंदर 3 कंडीशन थी, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहली वाली कंडीशन में कर लेते हैं, जहां पर हमारा डिविडेंड आर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 15%, ठीक है। के ई इज इक्वल टू कितना रहेगा, 10%, ई इज इक्वल टू कितना रहेगा, 8 रुपये, और डीपीआर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 25%, करेक्ट। चलो, तो वॉल्टर मॉडल के अंदर प्राइस निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ जी सर, ठीक है। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, प्राइस, ठीक है, किसके अंदर, बाय वॉल्टर मॉडल। तो हेडिंग कैसे दे दोगे आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय वॉल्टर मॉडल। हम कौन सी मॉडल से निकालने जा रहे हैं, बाय वॉल्टर मॉडल। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हमें वॉल्टर मॉडल से क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, तो हमारा प्राइस का फॉर्मूला होता है प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड, कितना डिविडेंड हम बांट रहे हैं, प्लस आर इंटू अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई एंड ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय के ई। यही फॉर्मूला है हमारा, राइट। चलिए, अब हमें सवाल में आर तो पता है, ई भी पता है, के ई भी पता है, सब चीज पता है, लेकिन डी नहीं पता। क्या नहीं पता, डी। लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो पता है। क्या पता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो हमें फॉर्मूले के लिए डी पहले फाइंड करना पड़ेगा। डी मतलब होता है डिविडेंड, हम कितना डिविडेंड बांट रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड कैसे निकल जाएगा, तो मैं साइड में निकाल देता हूं यहां पर, ठीक है। डी इज इक्वल टू डिविडेंड कैसे निकल जाएगा, तो अर्निंग में से आप मल्टीप्लाइड कर दो डिविडेंड पे आउट रेशियो को। जैसे कि हम 8 रुपए कमाते हैं, उसका 25% डिविडेंड बांट देते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, कितना डिविडेंड बांट रहे हो। तो 8 रुपए कमा रहे, उसका 25% बांट रहे, तो 8 रुपए का 25% कितना होगा, 2 रुपया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपीज। नाउ डी मिल चुका है, तो अब हम क्या सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, श्योर निकाल सकते हैं। तो डिविडेंड कितना, 2 रुपए, प्लस आर की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, आई थिंक सो 10%, देख लो एक बार, सॉरी 15%, सॉरी 15%, तो 0.15 लिख सकता हूं क्या, 15% को क्या 0.15 लिखा जा सकता है, यस श्योर लिखा जा सकता है, क्योंकि 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 100, और 15 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.15 आएगा। अच्छा, क्या के 10% को मैं 0.10 लिख सकता हूं, श्योर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, आर मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग कितना था, 8 रुपए, उसमें से डिविडेंड कितना बांट दिए, 2 रुपए, तो बचा कितना, 6 रुपए, डिवाइडेड बाय के ई मतलब 0.10 एंड द होल डिवाइडेड बाय 0.10। अब बस इसको क्या करना है आप लोगों ने, सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल टू 2 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारा बदमाश का रूल बोलता है, आई मीन टू से बॉडमास का रूल बोलता है कि पहले कभी भी आपने क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। 8 - 2 कितना आएगा, मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहा हूं, 8 - 2 कितना आएगा, 6, और फिर 6 को मल्टीप्लाइड करना है 0.15 के साथ, और फिर डिवाइड कर देंगे 0.10 एंड द होल डिवाइडेड बाय 0.10। चलिए 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 बढ़िया, आगे जल्दी जल्दी करिए सॉल्व। यस, तो 6 को अगर मल्टीप्लाइड करेंगे 0.15 के साथ तो कितना आएगा, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.10, इसलिए अभी भी ब्रैकेट चालू है, एंड द होल डिवाइडेड बाय 0.10। जब तक ये पूरा ब्रैकेट खत्म नहीं होगा तब तक आपने पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते रहना है। चलो, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर से 2 प्लस, अब 0.9 डिवाइडेड बाय 0.10 तो कितना आ जाता है, 9। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया और ब्रैकेट हट गया, डिवाइडेड बाय 0.10, और प्राइस इज इक्वल टू 2 + 9 11, बोलते हैं ना 9 - 2 11।
आप लोगों को नहीं होना है, यहाँ पर टोटल 9 और 2 11 आ रही है, नहीं तो पता चला क्लास से 9 2 11 हो रहे हैं आप लोग। डिवाइडेड बाय 0.10 तो कितना आ जाएगा 0.10 110 रुपये। मतलब कि आपका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 110 रुपये। कौन से डिविडेंड पे आउट रेशियो से निकाला हमने, ये निकाला हमारा 25% के हिसाब से। चलिए अब बी कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बी कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बी कंडीशन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, अगेन आप लोगों को आर कितना दिया हुआ था 15%, आप लोगों को के कितना दिया हुआ है 10%, आप लोगों को अर्निंग कितनी दी हुई थी 8 रुपये, बस क्या बदला है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लेना है 50%। चलो हो गया। अब यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपने एक बार लिख लिया है, तो बार बार फॉर्मूला लिख कर दिखाने का, अगर टाइम है तो दिखाओ हर बार, बट टाइम कम है तो हर बार फॉर्मूला दिखाने का मतलब नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्मूला एक बार दिखा चुका है। कैलकुलेशन ऑफ आप ऑलरेडी हेडिंग वगैरह लिख चुके हो कि आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, समय कम है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकते हो। आपको पता है डिविडेंड, नहीं पता तो पहले डिविडेंड निकालो। तो डिविडेंड कैसे निकल जाएगा, ई इंटू मतलब अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। और नाउ अब 8 रुपए की तो अर्निंग थी, लेकिन अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 50%, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा 4 रुपीज, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, डिविडेंड प्लस इन ब्रैकेट आर इन ब्रैकेट अर्निंग थी 8 रुपए, उसमें से 4 रुपए गया डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 0.10 ब्रैकेट क्लोज एंड द होल डिवाइडेड बाय 0.10। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है एंड होप ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्टली ये पूरे ब्रैकेट का एक बार में आंसर निकाल के ला रहा हूँ। 8 - 4 इंटू 0.15 और डिवाइडेड बाय 0.10, तो डायरेक्टली 6 रुपये आंसर आता है। ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 6 रुपये आंसर आता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को कन्फ्यूजन आना चाहिए कि 6 रुपये कैसे आया। ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया, पहले 8 - 4 किया तो 4 आया, फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.15 किया और फिर जो आंसर आया था उसको मैंने 0.10 से डिवाइड किया तो मुझे डायरेक्टली 6 रुपये मिल गया। तो 6 + 10 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाता है वैल्यू 100 रुपये, ठीक है। तो देखो जैसे आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा, डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा, आपका मार्केट प्राइस पहले 110 आता था, अब 100 रुपये आ गया, मतलब कम हो रहा है। अच्छा सी पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सी पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 कंडीशन में निकालना था, तो सी में भी आपका आर इज इक्वल टू तो 15 ही रहेगा, उसके अलावा के ई इज इक्वल टू 10% ही रहेगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू 8 रुपये रहेगा। लेकिन अब डिविडेंड पे आउट रेशियो आपने कितना कंसिडर करना है 75%। तो अगेन आप यहाँ पर पहले क्या निकाल दो, डिविडेंड कैसे निकलेगा, अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 8 रुपये की अर्निंग है, उसका 75% होता है 6 रुपये, तो ये डिविडेंड आ गया आपका। तो अब प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 6 रुपये प्लस 0.15 इन ब्रैकेट 8 रुपये माइनस 6 रुपये डिवाइडेड बाय 0.10 एंड द होल डिवाइडेड बाय 0.10। सो 6 रुपये प्लस, अगेन मैं पूरे ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर देता हूँ, 8 - 6 2 रुपीज़ इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाता है 3 रुपये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.10। तो आंसर आई थिंक सो आना चाहिए 90 रुपये। करके देख लेते हैं, यस 90 रुपये। तो देखो जैसे जैसे आप डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाते जा रहे हो, आपका मार्केट प्राइस कम होते जा रहा है। क्या सर क्यों ऐसा होता है बेटा, अगर आप लोगों ने पूरा पैसा बांट दिया तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, और जब कुछ बचा ही नहीं तो री इन्वेस्ट क्या करोगे, और जब री इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आपके प्राइस का ग्रो कैसे होगा। इसलिए जब जब डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ेगा, याद रखना प्राइस कम होते चलेंगी, प्राइस क्या होते चलेंगे, कम होते चलेंगे, राइट। तो ये क्या निकल गया आप लोगों का, कंपनी ए के लिए तीनों कंडीशंस के अंदर सेम चीज आपने बी के लिए भी करना है और सी के लिए भी करना है, राइट। सो हम लोगों ने ए कंपनी के लिए सारा कैलकुलेशन किया, करेक्ट, हमने क्या किया, ए कंपनी के लिए सारा कैलकुलेशन किया। अब हमें कैलकुलेशन किसके लिए करना है, बी और सी के लिए। और देखो डाटा पूरा सेम है, क्या आर गिवन है, के ई गिवन है, आर गिवन है, के ई गिवन है, ई गिवन है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी, अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ भी आर गिवन है, के ई गिवन है, ई गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियोज भी आपको गिवन है। तो अगेन कंपनी बी एंड कंपनी सी के लिए भी आपने क्या करना है, सेम काम करना है, करेक्ट। तो ये जो कंपनी बी है और सी है, ये आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस करना है, कंपनी बी के लिए और कंपनी सी के लिए, ये आप लोगों ने क्या करना है, एज अ प्रैक्टिस के तौर पर करना है, राइट।
अच्छा, और ये जो फाइनल आंसर लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल जैसे भी कंपनी ए का हुआ है तो कंपनी ए का आंसर आपने एट द एंड में, जैसे पूरा सॉल्यूशन जब हो जाएगा ना तो कंपनी ए, ठीक है। तो आप लोगों के पास 3 कंडीशन थी, ए बी सी, तीनों कंडीशन के लिए प्राइस बता दो, 110 रुपये, 100 रुपये और फिर 90 रुपये। अब इसी तरीके से कंपनी बी के लिए भी आएगा तो कंपनी बी के लिए भी कर देने का, फिर कंपनी सी के लिए आएगा तो कंपनी सी का भी आंसर लिख देने का, जो भी ए बी और सी वाली कंडीशन में जो जो उनकी वैल्यू आएंगी वो। और एट द एंड फिर कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना, ठीक है। देखो कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा आपका, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इंक्रीज, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इंक्रीज देन प्राइस ऑफ शेयर will be fall down। तो उससे क्या होगा, आपका शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। will be fall down, आपका शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में आप लोगों ने आखिरी में बता देना है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बात करेंगे अगले सवाल की। और अगला सवाल रहा आप लोगों के सामने, राइट, और ये है आप लोगों का एमएम अप्रोच का क्वेश्चन, करेक्ट। ये है आप लोगों का एमएम अप्रोच का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ये सवाल, जो कि किससे रिलेटेड है, आप लोगों के एमएम अप्रोच से रिलेटेड है, राइट। किससे रिलेटेड है, आप लोगों के एमएम अप्रोच से रिलेटेड सवाल है। तो मेरे साथ साथ सारे लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा एंड इंटरप्रिटेशन भी क्या कीजिएगा, साथों साथ ही करना है। चलो तो ये आप लोगों के स्क्रीन पर लग गया है सवाल। क्या कहता है सवाल, चलिए साथों साथ करते हैं रीड। RST लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी कि आपको क्या बता रहा है कि RST लिमिटेड के पास पहले से क्या है, 10 लाख शेयर्स है। मतलब ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है क्या, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से। और एक शेयर कितने रुपए का था, 100। तो क्या यहां से मैं एन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। तो अगर मेरे पास 10 लाख शेयर्स है और डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर कर दिया जाए तो 10,000 बचेंगे क्या, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपीज। तो मेरे पास पहले से कितने शेयर्स रखे हैं, 10,000। देखो मुझे वैल्यू ऑफ फर्म के लिए एन की वैल्यू मिल चुकी है। आगे और पढ़ते हैं। दीज शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार। और बोलता है ये करंटली इसका प्राइस क्या चल रहा है, करंट मतलब जिस समय की इंफॉर्मेशन दे रहा है उस समय इसकी वैल्यू क्या चल रही है। मतलब आपको प्राइस बता रहा है कि ये 100 रुपए, एट पार मतलब 100 रुपए इसकी प्राइस चल रही है। और द कंपनी प्रपोज्ड टू डिक्लेयर, और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। मतलब ये आपको क्या बता रहा है, D1 बता रहा है, ठीक है। D1 बता रहा है प्राइस एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। और ये क्या दिया हुआ है आपको, P0, ठीक है। और D1 कितना दे रखा है आपको, 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड एट द एंड देने वाले हैं। और कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास टू बी बिलोंग टू 12%। मतलब एक कैपिटलाइजेशन रेट है जिसे हम क्या भी बोलते हैं, KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया है 12%, जिसको कि हम 0.12 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोलता है व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालना है एट द एंड मतलब आपको क्या फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आप लोगों ने, P1 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो हमने P1 का ऑलरेडी फॉर्मूला देख रखा है, थोड़ा रफली बता रहा हूं फिलहाल में। P1 इज इक्वल टू, ठीक है, P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड D1, राइट। तो आपको P1 भी पता है, 100 रुपए का भाव चल रहा है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारा कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, 12%। यानी हम चाहते हैं कि इस 100 रुपए के ऊपर 12% हमें रिटर्न मिल जाए, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 112% हो जाए। 1 प्लस अगर मैं 0.12 करूंगा तो 1.12 आएगा। मतलब मेरा 100 रुपए कितना हो जाना चाहिए, 112 रुपए हो जाना चाहिए। लेकिन इस 112 रुपए में 10 रुपए क्या जुड़े हुए होंगे, डिविडेंड के। तो अगर मैं डिविडेंड के अमाउंट को हटा दूं तो मेरा ओनली शेयर का प्राइस कितना पता चल जाएगा, कितना, 102 रुपए। क्या पता चल गया आपको, मार्केट प्राइस कितना आ गया, 102 रुपए। मतलब P1 की वैल्यू मिल गई। अब 2 कंडीशन में निकालना था। पहली कंडीशन थी अ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, और दूसरी थी अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो मैंने ये जो P1 निकाला है ये कौन से कंडीशन में निकाला है, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड क्यों, क्योंकि मैंने डिविडेंड दिया है ना 10 रुपए का।
अच्छा, तो ये मैंने सेकंड वाली कंडीशन सॉल्व कर दी। फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करूं तो उसमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, तो फिर आपका प्राइस कैसे आना चाहिए? प्राइस इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। और अभी हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं करते तो क्या होगा? अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं करते तो हमारा प्राइस कितना आ जाएगा? 100 रुपए इंटू 1.12 माइनस 0, क्योंकि डिविडेंड दे ही नहीं रहे। और जब डिविडेंड दे ही नहीं रहे तो प्राइस कैसे आएगा? 0 आएगा ना, कुछ दे ही नहीं रहे डिविडेंड, हम नॉट डिक्लेयर्ड। तो यहां पर आ जाना चाहिए 112 रुपए। तो यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड के केस में 102 रुपए और नॉट डिक्लेयर्ड के केस में 112 रुपए। क्या आ गया आपके पास? प्राइस आ गया। पॉइंट ए भी सॉल्व हो गया, बी भी सॉल्व हो गया, मतलब 1 भी सॉल्व हो गया, 2 भी सॉल्व हो गया। और तीसरा में क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट, अज्यूमिंग करो दैट द कंपनी पे द डिविडेंड एंड हैज अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी की अर्निंग बता रहा है। कंपनी कितना कमाती है? 5 लाख। एंड मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट, और कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का करना है? 10 लाख का। तो बोलता है ड्यूरिंग द पीरियड हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड। कंपनी नए शेयर्स कितने इशूड करेंगे आपको वो निकालना है। करेक्ट। यूज द MM मॉडल, यूज द MM मॉडल। ठीक है, मतलब तीसरा पॉइंट में अपने को सॉल्व करना है। तो तीसरे मॉडल के लिए पहले अपने को P1 निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। वैसे तो पूछा सिर्फ यहां तक ही है, लेकिन मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूंगा, क्योंकि कई बार वैल्यू ऑफ फर्म भी निकालने के लिए बोलता है। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, बट हम इतना निकालने के बाद वैल्यू ऑफ फर्म भी सीख लेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। राइट, चलिए तो मैं फाइनली पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। राइट, क्या करता हूं मैं? फाइनली पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन करते चलिएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टार्ट, और बकायदा विद पूरे प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशन आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने हेडिंग दे देना है क्या? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन करना था? वैल्यू ऑफ शेयर। राइट, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, 1 बाय 1 आप क्या करो? सारी गिवन इन्फॉर्मेशन को फाइंड करो। तो सबसे पहले आप लोगों के पास नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स की इंफॉर्मेशन आपने निकाला, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। 10 लाख रुपए के शेयर्स है और एक शेयर्स का भाव 100 रुपए चल रहा है। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया? N, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आप लोगों के? 10,000 शेयर्स। कितने आ गए? 10,000 शेयर्स। दिस इज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। 10,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स है। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? तो आप लोगों को इसके अलावा डिविडेंड दिया हुआ था 10 रुपए का, और KE दिया हुआ था 12 रुपए का, 12%। ठीक है, आप लोगों को D1 दिया हुआ था, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं? D1 से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया हुआ है D1? 10 रुपीज का, 10 रुपए का D1 दिया हुआ है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है आप लोगों को। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसी को आप लोग कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो? कैपिटलाइजेशन रेट, जिसे हम शॉर्ट में काय से डिनोट करते हैं? KE से। कितना परसेंट दिया? 12%, जिसको कि मैं 0.12 भी लिख सकता हूँ, जिसको कि मैं क्या भी लिख सकता हूँ? 0.12। चलिए, अब इसके अलावा आप लोगों को और क्या दिया हुआ था? बस अब फाइंड करना था मार्केट प्राइस। दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग कंडीशंस थी आपके पास। राइट, तो चलिए मैं पहले कंडीशन के हिसाब से निकाल के बता रहा हूं। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन में थी। नाउ अब हम लोगों ने इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं होता तो हमारा प्राइस कितना आ जाता? तो प्राइस का फॉर्मूला है प्राइस इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड। ठीक है, सो प्राइस तो पता था P0 कितना है? 100 रुपीज। 1.12 जब हम 1 प्लस KE करेंगे, और डिविडेंड यहाँ क्योंकि नॉट डिक्लेयर्ड है इसलिए डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो P1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाना चाहिए आपका? 112 रुपए। लो जी, पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी सॉल्व कर देते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला था? इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या? तो अब उसके लिए फॉर्मूला अगेन सेम ही रहेगा, P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड।
सो P0 की वैल्यू कितनी थी 100, 1.12 माइनस 10 रुपये का डिविडेंड था, तो इसको सॉल्व करेंगे 112 रुपये माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 102 रुपये। ये क्या निकल गया आपका सेकेंड कंडीशन के अंदर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड वाले कंडीशंस के अंदर वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं एंड तीसरे पॉइंट में हमें कुछ और कैलकुलेट करना था। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्राइस तो करेंगे ही करेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर एंड न्यू शेयर्स इशूड, और हमने कितने नए शेयर्स इशूड करना है, हाउ मेनी न्यू शेयर्स इशूड, या कितने नए शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट है, हम ये कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नए शेयर्स कितने इशूड करने हैं, तो उसके लिए पहले प्राइस पता होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको। क्या क्या गिवन थी, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बताया है, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो आ जाइए, आई थिंक सो 10 लाख रुपए की जरूरत थी, बट आप भी देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोगों को दो इंफॉर्मेशन दिया था, कौन कौन सी, एक तो नए शेयर्स कितनी की जरूरत है आपको वो बता रहा है, ठीक है। तो जो नए शेयर्स है या नया इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को कितने रुपए का करना है, 10 लाख रुपीस का, और जो नेट प्रॉफिट या अर्निंग दी वो कितने की दी है, 5 लाख रुपए की। तो ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। और बोलता है अज्यूम दैट द कंपनी पे द डिविडेंड, ठीक है, और कंपनी डिविडेंड पे करती है। हम लोगों ने इसमें अजम्पशन क्या लेना है कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, मतलब डिक्लेयर्ड है डिविडेंड। चलिए तो बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एडिशनल हमारे पास इन्वेस्टमेंट एडिशनल कितना और रिक्वायर्ड है, तो हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, 10 लाख रुपीस की। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट को ही हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, अर्निंग। नेट प्रॉफिट को ही हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, अर्निंग। तो हम कितना अर्न करते हैं, 5 लाख रुपए अर्न करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपए अर्न करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, यहाँ हम डिविडेंड डिक्लेयर करके पेड करते हैं। तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई और बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस वाली यूज कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ शेयर को फाइंड करना है कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो P1 इज इक्वल टू ठीक है, P0 इंटू 1 प्लस KE, ठीक है, माइनस डिविडेंड। तो हमें प्राइस पता है, प्राइस कितना चल रहा है, तो भाव चल रहा था 100 रुपए का, 1 प्लस KE मतलब 1.12 और माइनस डिविडेंड, कितना डिविडेंड, तो हमें अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। हम टोटल कितना, हालांकि डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम प्रीवियस डेटा ही यूज कर लेंगे। तो 10 रुपए का हम डिविडेंड देते हैं, तो 112 रुपए में से अगर 10 रुपए क्या जा रहा है डिविडेंड, तो प्राइस कितना आ जाएगा, 102 रुपए, ठीक है। ये प्राइस तो हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके थे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड के केस में 102 रुपए आता है। तो पहली चीज तो मिल गई आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज फाइंड क्या करेंगे, हाउ मेनी न्यू शेयर्स टू बी इशूड फॉर एन इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने नया इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, मतलब हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो टोटल हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, राइट, I माइनस अर्निंग माइनस इन ब्रैकेट अर्निंग, यानी कि हम कितना कमाते हैं टोटल, और उसमें से माइनस कर देंगे टोटल कितना डिविडेंड देते हैं, एंड डिवाइडेड बाय करंट में भाव क्या चल रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट तो पता है, कितना है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है हमें, कितने की, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, माइनस अर्निंग कितना है हमारे पास, 5 लाख का, करेक्ट, 5 लाख का। अब डिविडेंड कितना देते हैं, जरा सुनिएगा, डिविडेंड कितना देते हैं, तो हमें डिविडेंड कितना बांटना होगा। तो मैं यहाँ साइड में ही डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हम टोटल डिविडेंड कितना देते होंगे। अच्छा, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 10,000 है क्या, जो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग है वो 10,000 है, और एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड दिया जाता है, एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड दिया जाता है, तो 10,000 शेयर पे कितने रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा, 1 लाख का। यानी 5 लाख में से तो 1 लाख रुपए हम टोटल काय में खर्च कर देते हैं, हम डिविडेंड बांटने में खर्च कर देते हैं। तो यानी कि हमारे पास नेट सेविंग कितनी बचती होंगी, 4 लाख की। 10 लाख की जरूरत है,
5 लाख हम कमाते लेकिन उसमें से 1 लाख डिविडेंड बांट देते, तो बचता कितना है? 4 लाख। बचता कितना है? 4 लाख। यानी 10 लाख में से 4 लाख तो हमारे पास ही है। तो हमें नए और कितने पैसों की जरूरत है? नए हमें 6 लाख रुपए की जरूरत है। और ये 6 लाख रुपए जब हम मार्केट में इशू करेंगे तो एक शेयर का भाव कितना चल रहा है? तो डिवाइड कर दो, एक शेयर का भाव चल रहा है 102 रुपए, तो 102 रुपए से डिवाइड कर देंगे। तो हमें 6 लाख डिवाइडेड बाय 102, तो ये आ जाता है आप लोगों का, ये आ जाता है आप लोगों का 5882.35। तो मैं इसको राउंड फिगर 83 कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि शेयर्स कभी भी फ्रैक्शन में इशू नहीं किए जाते। तो 82 के ऊपर पॉइंट था, इसलिए मैं आगे पूरा ही राउंड ऑफ कर रहा हूं। हालांकि राउंडिंग ऑफ का रूल बोलता है कि 0.5 के ऊपर रहा तो आगे राउंड ऑफ करना चाहिए, लेकिन ये शेयर्स की बात है। 5882 तो तय करना है, बट उसके बावजूद हमको थोड़ा कुछ और शेयर करना है, तो आधा तो शेयर इशू नहीं करेंगे, पूरा एक शेयर और दे देंगे। तो नए शेयर आपको अप्रॉक्स इतने इशू करने हैं। कितने? ये एम की वैल्यू आ गई 5833 आपने नए शेयर इशू करने आपकी 6 लाख की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। डन। और आपको नए शेयर्स पता चल गए कि आपने नए शेयर्स कितने इशूड करना है, तो बस अब क्या ही बात है आपके लिए, अब तो आपको बस वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कैसे निकल जाएगा? फाइंड आउट द, या फिर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। सो वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो हमें फर्म की वैल्यू निकालना है, तो फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म को और भी तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे कुछ लोग इसको NPO के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग V से डिनोट करेंगे, डिनोटिंग वर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो N प्लस M, N प्लस M, N मतलब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, M मतलब जो नए शेयर इशू करने वाले हैं। तो हमारे पास पहले से कितने शेयर थे? 10,000। नए कितने करने वाले? 5883। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पता चल जाएगा? जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास टोटल 15,883 शेयर्स है। करेक्ट। अच्छा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P1 से, P1 मतलब प्राइस से। तो प्राइस कितना चल रहा था हमारा? 102 रुपए। प्राइस कितना चल रहा है? 102 रुपए। तो जब मैं 15,833 शेयर 83 शेयर्स को 102 रुपए से मल्टीप्लाइड करूंगा तो हमारी जो टोटल वैल्यू आ जाती है वो 16,20,066 रुपीज। ये क्या निकल गया? हमारे टोटल इक्विटी की वैल्यू। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। क्या माइनस करेंगे इसमें से? इसमें से माइनस करना है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए था। तो भाई हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए था 10 लाख रुपए का, हमें तो 10 लाख की जरूरत थी, लेकिन इस 10 लाख में से हम खुद कुछ कमा लेते हैं क्या? हाँ भाई, हम 5 लाख तो खुद ही कमा लेते हैं। 5 लाख क्या कर लेते हैं हम लोग? खुद ही कमा लेते हैं। यानी कि हमें बाहर से कितने पैसों की जरूरत है? और 10 लाख की टोटल जरूरत थी, लेकिन उसमें से 5 लाख तो हम खुद ही कमा लेते हैं। तो बाहर से कितने पैसों की जरूरत है? ओनली 5 लाख की। करेक्ट। और फिर इसे डिवाइड कर देंगे। ये हमें टोटल क्या पता चल गया कि हमें बाहर से कितना पैसे कमाना है। तो हमारे टोटल खुद के पैसे कितने लगे? 16,20,000 टोटल ही हमारी क्या है? इक्विटी की वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या? 5 लाख रुपीस, जो कि हमें बाहर से रेस करना पड़ता होगा। 10 लाख की टोटल जरूरत है, 10 लाख की टोटल जरूरत है, उसमें से माइनस कर देंगे क्या? इक्विटी, या सॉरी अर्निंग, कि हम कितना कमा रहे हैं। तो वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बाहर से कितना फंड रेस करना पड़ेगा। एंड देन इसको डिवाइड कर देंगे किससे? डिस्काउंट कर देंगे 1 प्लस KE से। तो KE भी आपको पता था 1.1 प्लस 0.12, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.12। तो बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। 16,20,066 में से अगर 5 लाख माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 11,20,066 डिवाइडेड बाई 1.12। तो फाइनल आंसर कितना आ जाता है आपका? वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाई 1.12। तो आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो 10 लाख, वैसे तो 10 लाख भी लिखोगे तो भी चलेगा, 10,58 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 58 या 59 रुपीज़ अप्रॉक्स आ रही है। राउंड फिगर करके आप इसको 10 लाख भी बोल सकते थे, वो डेसिमल की वजह से 50-60 रुपये का कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपकी अप्रॉक्स क्या आ गई?
वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब आपके फर्म की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए ही आपके फर्म की वैल्यू है, राइट। फर्म की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज आपके फर्म की टोटल वैल्यू है। तो ये क्या निकल गया आपका वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। आपके फर्म की इक्विटी की वैल्यू टोटल एक्चुअल में कितनी है, ट्रू सेंस में देखा जाए तो आज के डेट में 10 लाख की सबकी मिलाकर वैल्यू निकलती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना चाहिए था, एमएम अप्रोच के अंदर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। तो ये इसी बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस फाइनल एग्जामिनेशंस के अंदर भी डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, करेक्ट। जैसा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, मैं जस्ट रीड कर रहा हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और पीई रेशियो से क्या निकल सकता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ टेक्सटाइल कंपनी बिलोंग टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट पीई रेशियो इज 10। पी रेशियो कितना दिया है, 10। करंटली हैज 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और करंटली मार्केट में 50,000 शेयर्स बिक रहे हैं 100 रुपए के भाव से। मतलब आपको उन्होंने करंट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बताई दिया एन, ठीक है। पीई रेशियो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्राइस या मार्केट प्राइस या अर्निंग निकालते समय काम आएगा, ठीक है। पीई रेशियो क्या निकालते समय काम आएगा आपको, मार्केट प्राइस या फिर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए काम आता है। आगे और पढ़ लेते हैं। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ 8 रुपीज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब आपको D1 भी पता चल गया 8 रुपए का। फिर बोलता है गिवन द अजम्पशन ऑफ एमएम का अजम्पशन लेते हुए आपने आगे बढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। क्या निकालना है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर। आपको क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। क्या अभी तक ये क्या नहीं बताया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिलहाल में नहीं बताया, बट आगे हम और क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हम आगे और आते हैं। तो अब आप लोगों को थर्ड नेक्स्ट पॉइंट पर क्या बोलता है, अज्यूम करो कि दैट फर्म पे द डिविडेंड एंड हैज अ नेट इनकम 5 लाख की है एंड मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट 10 लाख का, और ड्यूरिंग द पीरियड हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड। नए शेयर्स कितने इशूड करने चाहिए आपको, ये निकालना है, राइट। क्या निकालना है, तो ये पॉइंट तो ठीक है, सारी चीज तो हो जाएंगी सर, लेकिन एक बात की कमी है क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन में के ई कहीं दे देता तो हमारे लिए तो फिर तो सब चीज आसान हो जाती। P1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P0 1 प्लस के ई माइनस डिविडेंड। P पता है, D पता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये नहीं पता और P1 भी नहीं पता, क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है हमें नहीं पता। लेकिन एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी, पीई रेशियो। क्यों दी है भाई ये इंफॉर्मेशन, पूरे सवाल में तो पीई रेशियो का कहीं यूज नहीं होता, फिर यहां पर पी रेशियो क्यों आ गया, तो कुछ करना होगा करके तो आया। पी रेशियो का कुछ करना होगा करके तो पीई रेशियो आप लोगों को पूछा है। तो पीई रेशियो का क्या करना होता है, तो पीई रेशियो से आपको प्राइस पता चल जाएंगी, ठीक है। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो पीई रेशियो इज इक्वल टू आपका, पी रेशियो का मतलब होता है मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, मतलब मार्केट प्राइस, इन शॉर्ट P1 क्या है आपका, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, या उसी को हम P1 बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाइड मत समझ लेना, मार्केट प्राइस या उसी को हम P1 भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। तो आपको पीई रेशियो पता है क्या, पीई कितना है 10 टाइम्स, मार्केट प्राइस P1 पता है क्या, नहीं पता तो छोड़ दो, और डिविडेंड पता है क्या 8 रुपए। तो ये 8 रुपए को जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरी P1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, P1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 80 रुपए। और जब मुझे P1 की वैल्यू मिल गई तो P1 भी पता है, P0 भी पता है, डिविडेंड भी पता है, तो क्या यहां से KE निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा KE, देखो P1 की वैल्यू पता है, P0 की भी वैल्यू पता है, 1 प्लस KE की वैल्यू नहीं पता, माइनस डिविडेंड भी पता है, जो जो पता है सब लिख लो, ठीक है, जो जो पता है सब लिख लो। तो P1 की वैल्यू थी 80 रुपए इज इक्वल टू 100, ठीक है, 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड था 8 रुपए, करेक्ट। तो ये माइनस 8 रुपए को इधर लाऊंगा तो ये 88 रुपीज हो जाएगा, 80, और ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना है 100, ठीक है, और 1 प्लस के, करेक्ट। तो चलो मैं 88 को क्या करता हूं, इधर ला लेता हूं, किधर, या फिर इस साइड में ला लेता हूं 100 को। तो 88 100 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस के ही बच जाएगा, ठीक है। तो 88 डिवाइडेड बाय अगर 100 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.88, राइट। और इधर कितना है आपका 1 प्लस के ही,
तो ये 1 अगर, या फिर इसको मैं इधर ला लूँ, ये माइनस में आ जाएगा फिर आप लोगों का, राइट। यानी कि 1 माइनस करना है आप लोगों को, ये इधर 1 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में था आपका, तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें से 1 माइनस करूंगा तो माइनस में आ रहा है। 0.12 आंसर कैसे आ रहा है आप लोगों का, माइनस में। हालांकि आपने सिंबल को यहां पर क्या करना है, इग्नोर करना है। आप लोगों को के 0 पॉइंट क्या मिल गया, 12, मतलब ये आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल गया। तो ये के निकालने के लिए आपको ये पी रेशो दिया था। ये पूरे क्वेश्चन में पी का काम कहाँ हुआ, तो पी से पहले आपने क्या निकाला, प्राइस निकाला, और फिर प्राइस के फॉर्मूले से फिर आप लोगों ने मिसिंग के ई को निकाल दिया। किसको निकाला, ये जो के ई जो मिसिंग था आप लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, राइट। तो आप लोगों को 0.12 क्या पता चल गया, आप लोगों का के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जब के ई भी पता चल चुका है, सारी चीजें सिमिलर है, तो अब आप लोगों ने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था, पूरा का पूरा एज इट इज आप लोगों ने क्या करना चाहिए था, सेम सॉल्व करना चाहिए था, राइट। चलिए, सो होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, करेक्ट। चलिए, सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। चलिए, एक और सवाल की तरफ चलते हैं। एंड सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। आपको मार्केट प्राइस निकालना है, कौन से मॉडल के अंदर, वॉल्टर मॉडल के अंदर। और वॉल्टर मॉडल आपको पता है, वॉल्टर मॉडल आपको पता है क्या है वॉल्टर मॉडल, तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला होता है डिविडेंड प्लस आर इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई एंड द होल डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वॉल्टर फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ या मार्केट प्राइस कितना है। आगे बोला है दूसरे पॉइंट पे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो आप लोगों को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और ये ग्रोथ मॉडल ही है क्योंकि इसके अंदर हम लोग ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, राइट, ओके। और हालांकि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मतलब एक और होता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है गॉर्डन, क्योंकि गॉर्डन के अंदर ग्रोथ की बात की गई है। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मतलब गॉर्डन मॉडल होता है, ये चीज भी याद रखना, यानी कि सामने वाला वॉल्टर से भी करने बोल रहा है और गॉर्डन से भी करने बोल रहा है। ठीक है, गॉर्डन के लिए भी फॉर्मूला पता है क्या, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ। अगर हमें ये पूरी चीजें पता चल जाए फॉर्मूले के अंदर, D पता चल जाए, R पता चल जाए, E पता चल जाए, D पता चल जाए, KE पता चल जाए, G पता चल जाए, जब ये सारी वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, ये सारी फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो अब क्या क्या दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया है, लो जी एक चीज तो मिल गई, क्या, ई की वैल्यू मिल गई 5 रुपए पर शेयर। फिर डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो लो जी दूसरा आपको डिविडेंड पर शेयर भी दिया है, 3 रुपए का डिविडेंड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, मतलब आपको KE भी पता चल गया 16% है। और आप लोगों को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि R भी पता चल गया 20% है। और रिटेंशन रेशियो मतलब कि B की वैल्यू दे दी आपको, B है 40%, इतना रिटेन्ड करते हो। ठीक है, इसका मतलब 60% डिविडेंड देते होंगे। और अगर आपको चेक करना है 60% वाकई में डिविडेंड है या नहीं, करके देख लो, ये 5 रुपए का 60% डिविडेंड बांटा होगा तो बराबर 3 रुपए आता है, यानी कि रिटेन रेशियो क्या है 40। सब चीज तो है, डिविडेंड है कितना 3 रुपए, रिटर्न है कितना 0.20 मतलब 20%, अर्निंग है 5 रुपए, डिविडेंड है, अच्छा डिविडेंड 2 बार आ गया। आप लोगों को KE है कितना 16% मतलब 0.16। और ग्रोथ, तो ग्रोथ निकल जाता है क्या, ग्रोथ निकालते आता है क्या, ग्रोथ रेट कैसे निकलता है, B इंटू आर। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, B इंटू आर। 40% का हम रिटेन रखते हैं और हमारा जो ग्रोथ का जो रेट है वो है 0.20%, मतलब कि 0.40 इंटू 0.20 करूंगा तो 0.08, इसका मतलब होता है 8%, मतलब हमारा ग्रोथ रेट कितना है, हमारा 8% ग्रोथ रेट है। 0.08 क्या है, ग्रोथ रेट। सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब आप लोग वॉल्टर मॉडल से भी वैल्यूएशंस कर सकते हो, एज वेल एज गॉर्डन मॉडल से भी कर सकते हो, राइट। सारी वैल्यूज निकल गई है क्या, जो जो फॉर्मूलेस के अंदर चाहिए। नाउ अब सिर्फ आपको क्या करना है, अब आप लोगों को ओनली एंड ओनली क्या कर रहा है, वैल्यूज को पुट करना है, राइट। क्या करना है आप लोगों ने, वैल्यूज को पुट करना है, डन। चलिए, अच्छा एक बात और, लास्ट चीज, ठीक है। अब यहां पर जो D1 हम यूज करते हैं ना, D1 अगर ग्रोथ मॉडल है तो आपने कैसे निकालना चाहिए D1, तो 3 रुपए का तो डिविडेंड देते हैं, लेकिन इसमें प्लस 8% की और ग्रोथ होने वाली है क्या, तो 3 रुपए पे अगर ग्रोथ मॉडल बोलेंगे ऐसा अलग से तो ही ये काम करने का, अदरवाइज डिविडेंड आप 3 रुपए भी ले सकते थे। तो D1 की वैल्यू कैसे निकालने का, ये तो D हो गया, नॉर्मल D हो गया डिविडेंड, और D1 कैसे निकलेगा, इस 3 रुपए में प्लस करेंगे हम 8% की ग्रोथ, तो जो नया डिविडेंड है वो 3 रुपए 24 पैसे आ जाएगा विथ ग्रोथ।
ग्रोथ करने के बाद नया डिविडेंड कितना देंगे, 8 रुपए, सॉरी 3 रुपए 24 पैसे का, 8% से क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज हमें चाहिए थी सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, राइट। तो जल्दी से बताइए क्या ये वाला भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ, मतलब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सारी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर यूज होती है। अब 9 फॉर्मूलेज के अंदर सारी वैल्यूज को बस पुट करना है और स्टेप्स को सॉल्व करना है। चलिए, सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे किस चीज से रिलेटेड, आप लोगों के डिविडेंड पॉलिसी एंड फर्म वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो होप आप लोग इस क्वेश्चंस की क्या करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड आप लोगों का एग्जाम, यहाँ पर हम लोगों ने अपने पूरे 5 मॉड्यूल क्या कर चुके हैं, पूरे के पूरे रिवाइज्ड कर चुके हैं। और हमारा जो रिवीजन क्रैश कोर्स है एज वेल एज जो कॉम्बो कोर्स है एंड इंडिविजुअल कोर्सेस है, हर जगह पर आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, ये रिविजनरी वीडियोस भी मिल जाएंगे। सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों का कॉमर्स एकेडमी गोंदिया, वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारी क्लासेस भी क्या हो जाएंगी, सेम आप लोगों को वहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ पर भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिविजन्स क्लासेस के अंदर, जो कि रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।